ठीक है, यस 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 यस, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, गुड आफ्टरनून सभी को। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अनीता, प्रशांति, मोनू, नीलम, चेताली, आविशा, अब बिल्कुल क्लियर है। चलो भाई, वॉइस भी क्लियर है। तो देखो, मैं क्या बताना चाह रही थी, हमने एक पीडीएफ में मैथ्स पेडागोजी यानी कि गणित का शिक्षा शास्त्र। पेडागोजी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है। यानी कि एक तरीका, एक टीचर का पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, शिक्षण के इसमें वेज ऑफ टीचिंग बताए जाएंगे, शिक्षण के तरीके। आप टीचर बनोगे कल को, ठीक है, जब क्लास में जाओगे तो आपको डील करना आना चाहिए बच्चों से, टीचर में स्किल्स होनी चाहिए, तो उसी को बोला जाता है आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है। टीचिंग में क्या होता है, टीचर का एक एटीट्यूड होता है, पढ़ाते समय टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, किस तरीके से टीचर भाई डील कर रहा है बच्चे से, यही टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। और मैथ्स पेडागोजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पेडागोजी में चाहे वो ईवीएस की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे साइंस की हो, किसी का भी हो, आंसर ढूंढना आना चाहिए टीचर की तरह। जब आप आंसर 4 देखोगे, चारों में से 2 सही लगेंगे, 2 में से कौन सा बेटर ऑप्शन है वो आप लोगों को चूज करना है, ठीक है। तो भाई ये टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। और अब मैथ्स इसके आगे जुड़ गया, तो इसका मतलब मैथ्स पेडागोजी में मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, सीधी सीधी बात है। सभी लाइव में भाई, चेताली, मोनू, सारिका, राहुल, रूबी, अंकित, आकांक्षा, रेखा, दीपाली, मोनिका, दिव्या, दीक्षा, ठीक है। चलो, क्लास लाइव हो चुकी है, हर सैटरडे क्लास होगी, तो घबराना नहीं है, क्लास को हमेशा लाइव लेना जरूरी है। चलो, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड क्या होता है, कभी पढ़ा है किसी ने? इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड होता है आगमन एवं निगमन विधि। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, आगमन एवं निगमन विधि, ठीक है। कई बार मेथड की जगह रीजनिंग भी लिख देते हैं, इंडक्टिव एवं डिडक्टिव रीजनिंग, तर्क, ठीक है। मेथड तर्क लिख सकते हैं, ओके। अब देखते हैं, पहले इनसे एक क्वेश्चन 101% आएगा, तो इस वाले टॉपिक को वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लेना। यहां से इंडक्टिव और डिडक्टिव से क्या क्वेश्चन हर बार आता है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो पहले हम इंडक्टिव को लेते हैं, इसका अपोजिट है डिडक्टिव। इंडक्टिव मेथड, क्या मुझे कोई बता सकता है? इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि, इंडक्टिव आगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि को किसने दिया है? फ्रांसीसी बेकन ने दिया है। पहले तो इट इज गिवन बाय फ्रांसीसी बेकन। कई बुकों में लिखा है ये मेथड किसने दिया है भाई, कई बुकों में लिखा है अरस्तु, फादर ऑफ इंडक्टिव मेथड, बट वो गलत है, ठीक है। फादर हमेशा फ्रांसीसी बेकन ही आएंगे, ओके। सिडक्टिव कुछ नहीं होता है, इंडक्टिव होता है बेटा, साक्षी इंडक्टिव होता है। वेरी गुड सलोनी शर्मा। तो देखो, पहली बात, ये दिया किसने है? फ्रांसीसी बेकन ने। दूसरी बात, इसके 4 नियम होते हैं। ये मेथड होता है, इस मेथड का मतलब है टीचर बच्चों से एक्टिविटी करवाकर, बच्चों से गतिविधि करवाकर नियम स्थापित करता है, ठीक है। तो क्या होगा, टीचर पहले बच्चों से एक्टिविटी करवाता है, फिर उनको नियम उन्हीं से स्थापित करवाता है, ठीक है। तो ये हो जाती है बच्चों से क्रियाएं करवाकर, बच्चों से क्रियाएं करवाकर नियम स्थापित करना, ये इसका मतलब है, ठीक है। बच्चों से एक्टिविटी करवाकर नियम स्थापित करना, ओके। हाँ, फादर ऑफ दिस मेथड इज फ्रांसीसी बेकन। बेकन ऐसे लिखेंगे, फ्रांसीसी बेकन, ठीक है। चलो भाई, अब हम सारी चीजें लिख रहे हैं, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, इसके मेन 4 नियम है, मेन फॉर्मूलाज क्या होते हैं इसमें? 4, इसके 4 नियम याद कर लो, 4 फॉर्मूलाज हैं इसके, सूत्र, इसके 4 सूत्र हैं। अगर ये 4 आप लोगों ने कर लिए तो बिल्कुल इसके अपोजिट डिडक्टिव मेथड के हैं। तो पहला है एग्जाम्पल टू रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, एग्जाम्पल टू रूल यानी कि उदाहरण से नियम, उदाहरण से नियम है इसमें, ठीक है। टीचर बच्चों से ये एग्जाम्पल लेगा और एग्जाम्पल पूछ पूछ कर नियम स्थापित करेगा, ठीक है। तो ये हो जाती है एग्जाम्पल टू रूल। दूसरा है नोन टू अननोन, ये होती है नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात इसमें आगे बढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या होता है भाई? ज्ञात से अज्ञात का मतलब है जो चीज बच्चों को पता है उससे स्टार्ट करके आगे का कंसेप्ट बढ़ाना, यानी कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज का पता लगाकर आगे बढ़ाना। टीचर कोई टॉपिक पढ़ाने आया क्लास में, सीधा अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया, उसे कोई मतलब ही नहीं है कि भाई बच्चों को क्या पता क्या नहीं, तो वो टीचर टीचिंग में बच्चों का मजा ही नहीं आएगा। अगर टीचर क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहा है, जैसे कि ट्रायंगल ही पढ़ाने जा रहा है, तो बोल दिया हाँ अच्छा बच्चों, आपने कोई ऐसी चीज देखी है जिसमें 3 शेप्स होते हैं, आप मुझे कोई एग्जाम्पल दोगे? तो बच्चा बताएगा, बच्चों से पूछ पूछ कर फिर टीचर क्या करेगा, ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस कर देगा। तो इसका मतलब होता है भाई, बच्चों को जो पता है उससे शुरू करके वो चीजें पढ़ाना जो बच्चे को नहीं पता है, ठीक है। आराम से सब समझ में आएगा भाई, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, इंडक्टिव मेथड का रूल है। थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी भाई, वो ब्लर आ गया था, उसको ठीक कराने में टाइम लग गया। ओके, एग्जाम्पल टू रूल यानी कि जो बात बच्चों को पता, उदाहरण बच्चों से लेकर नियम स्थापित करवाना, ठीक है। और नॉन टू अननोन का मतलब होता है प्रीवियस नॉलेज का पता लगाकर आगे बढ़ना, जो बात बच्चों को पता है वो पता करके आगे का कंसेप्ट पढ़ाना, ठीक है। तीसरा इसमें जो बात है वो है इसमें कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी कि मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर जाया जाता है। अब मूर्त से अमूर्त होता क्या है, पहले ये समझो। मूर्त का मतलब होता है जिसका रंग रूप आकार होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये मूर्त है, इसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं।
मार्कर है, इसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसका रंग है, रूप है, आकार है। तो ऐसी कोई चीज होती है, वो क्या होती है? कंक्रीट। तो बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो पहले दिखाकर पढ़ाओ, फिर कंसेप्चुअल क्लियरिटी करो, इससे बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। चौथा है जो इसका नियम, वो है स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है। विशिष्ट का मतलब होता है कि जो चीजें हम एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है वो स्पेसिफिक हो गया, मैं बोलूं आप लोग मुझे एग्जाम्पल दो भाई, एग्जाम्पल मुझे दो किस चीज का? लिविंग थिंग का। तो बच्चा एग्जाम्पल दे देगा। जो बच्चा एग्जाम्पल देता है वो स्पेसिफिक होता है, और जनरल का मतलब होता है कि जो चीजें सामान्य होती हैं, सबको पता होती है, सबके लिए एक जैसी होती है, जैसे रूल है सबके लिए सेम होंगे, वो जनरल हो गए। एग्जाम्पल हर बच्चे का अलग होगा तो वो स्पेसिफिक हो गया। तो ये एक याद करने का तरीका है। ये चारों हमें याद करने पड़ेंगे आपको, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, बस ये याद कर लो एग्जाम्पल टू रूल। एग्जाम्पल बच्चों को पता होते हैं, एग्जाम्पल कॉन्क्रीट होते हैं, एग्जाम्पल स्पेसिफिक होते हैं। अगर एग्जाम्पल की साइड ही आएगा तो इसका अपोजिट हो गया रूल। रूल बच्चों को नहीं पता होते, रूल एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, रूल सबके लिए होते हैं, जनरलाइज होते हैं। ठीक है। तो ये चार नियम हो गए इस वाले मेथड के। अब ये नियम क्या होता है भाई? देखो, इंडक्टिव होता है एग्जाम्पल टू रूल, इसको समझो एक बारी। इंडक्टिव मेथड बोल देते हैं, कई बार इसको इंडक्टिव थिंकिंग भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है? अनेक समस्याओं का एक समाधान दिया जाता है। सिंगल सोल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम्स। सिंगल सोल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम, अनेक समस्याओं का एक समाधान। ठीक है। सोल्यूशन एक होगा, प्रॉब्लम बहुत सारी होगी। तो वो मेथड कौन सा? इंडक्टिव। लिख लेते हैं, सिंगल सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम्स। हिंदी में मैं बोल देती हूं, अनेक समस्याओं का एक समाधान देना। तो वो मेथड कौन सा हो जाएगा? इंडक्टिव। एक बार इसको हम थोड़ा आगे ही लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। इंडक्टिव मेथड में देखो होता क्या है, ये है इंडक्टिव। इंडक्टिव मेथड को कई और नामों से जाना जाता है। वो नाम है, इस मेथड का नाम है सिंगल सॉल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम्स, अनेक समस्याओं का एक समाधान देना। ठीक है। देखो, डिस्कशन करता है टीचर, डिस्कशन करने के बाद कंक्लूजन एक देता है, एक ही आएगा, कंक्लूजन ज्यादा नहीं आते। जिस चीज में एक चीज पर आया जाएगा वो होता है इंडक्टिव। ठीक है। इसको बोला जाता है विद इन बॉक्स थिंकिंग। विद इन बॉक्स थिंकिंग भी इसको बोला जाता है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचना है, हर बच्चे को अलग अलग तरीके से नहीं सोचना है। ठीक है। फिर इसमें क्या आएगा भाई? इसको बोला जाता है, जो बच्चा ऐसी थिंकिंग करता है, बहुत सारी समस्याओं का एक सोल्यूशन देता है, उसको बोला जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये कई बार पेपर में आता है भाई, कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी चिंतन। कई बार आता है भाई कन्वर्जेंट, कन्वर्ज करना, एक तरफ आना, तो ये क्या होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग किस प्रकार के बच्चों का चिंतन है? इंटेलिजेंट। कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो जीनियस, वो क्रिएटिव बच्चे में पाई जाती है या इंटेलिजेंट बच्चे में पाई जाती है? तो कन्वर्जेंट थिंकिंग किसमें पाई जाती है? इंटेलिजेंट। ठीक है। यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे में। प्रतिभाशाली बच्चे का चिंतन कौन सा है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करने के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन एक जरूर आता है मैथ्स में भाई। क्लोज्ड, बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न कौन से प्रकार के बच्चों में पाया जाता है? कन्वर्जेंट, क्योंकि एक चीज होती है, एक चीज आएगी ना। क्लोज एंडेड का मतलब होता है जिसमें एक आंसर होता है, ज्यादा आंसर नहीं होते, एक ही आंसर होता है, आंसर एक होगा। ठीक है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग में भी सॉल्यूशन एक दिया जाता है, क्लोज एंडेड में भी एक आंसर होता है। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल रहा है बेटा अमृता। कन्वर्जेंट थिंकिंग को इलेबोरेट कर देती हूँ। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है जब अनेक समस्याओं का एक समाधान दिया जाता है। ठीक है। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई कन्वर्जेंट, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी, भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी कौन सी है? तो एक ही आंसर आएगा ना, तो वो हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है जब बच्चा बहुत सारी समस्याओं का एक समाधान दे, प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों की और सॉल्यूशन एक दे दिया और सभी पर लागू हो गया। ठीक है। और अभी और समझो इसको। देखो, एक टीचर क्या कर रहा है? एक टीचर क्लास में डिस्कशन करने के बाद चीजों को जनरलाइज कर रहा है। ठीक है। एक टीचर क्लास में डिस्कशन किया, डिस्कशन करने के बाद वो जनरलाइज कर रहा है। तो जनरलाइजेशन के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है? या तो आंसर आएगा इंडक्टिव मेथड या आ जाएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग। कई बार पेपर में आया है कि जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये होगा वो आंसर, जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यीकरण। सामान्यीकरण के लिए जो विधि अध्यापक यूज करता है वो विधि है इंडक्टिव मेथड, या इंडक्टिव रीजनिंग लिख देंगे या कन्वर्जेंट थिंकिंग लिख देंगे। दोबारा करेंगे इस मेथड को एक बार दिव्यांशी, दोबारा भी करेंगे, एक बार पूरा कर लेते हैं। दूसरी बात, अब दूसरी बात, कंक्लूजन को कंक्लूजन के लिए, ड्रॉइंग कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? एक टीचर ने बच्चों से डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद वो कंक्लूजन दे रहा है, कंक्लूजन एक ही आता है, अलग अलग नहीं आता है। तो जब भी एक चीज आती है लास्ट में तो वो कौन सी विधि हो जाती है? इंडक्टिव मेथड। जनरलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों से डिस्कशन किया, डिस्कशन करने के बाद कंक्लूजन दे दिया, कंक्लूजन देना भी एक टाइप से जनरलाइज हो गया, चीजों का सामान्यकरण कर दिया, कंक्लूजन दे दिया, एंड रिजल्ट दे दिया, एक दिया जाता है, इसीलिए एक चीज इसमें आएगी वो आ जाएगी इंडक्टिव मेथड।
दोबारा करते हैं इस मेथड को एक बारी, ठीक है। देखो कैसे आता है यहां से क्वेश्चन। पहली बार इंडक्टिव मेथड किसने दिया था? इंडक्टिव मेथड किसने दिया था भाई? फ्रांसीसी बेकन ने दिया था। इसके फादर ऑफ इंडक्टिव मेथड इज फ्रांसीसी बेकन। इंडक्टिव मेथड के 4 फॉर्मूले हैं। ये कई बार आते हैं कि पेपर में सीधा आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला इंडक्टिव मेथड का है, कौन सा नहीं है, ऐसे पेपर में कई बार आता है। तो आप अगर ये वाला याद कर लोगे भाई, एग्जाम्पल टू रूल, तो यहीं से चारों याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल बच्चों को पता होते हैं, एग्जाम्पल कॉन्क्रीट होते हैं, एग्जाम्पल हर बच्चा अलग दे सकता है, स्पेसिफिक होता है। अब इनको मैं समझा देती हूँ इनका मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल टू रूल, बच्चों से एग्जाम्पल ले लेकर टीचर जब नियम बनाता है, टीचर पहले बच्चों से शेप्स कटवाता है, शेप्स कटवाने के बाद वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, तो दैट इज इंडक्टिव मेथड। नॉन टू अननोन, इस विधि में अध्यापक बच्चों का पहले पूर्व ज्ञान पता करता है, फिर आगे वाली चीजें पढ़ाता है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इस विधि में अध्यापक पहले बच्चों से कंसेप्ट पढ़ाने से पहले चीजों को दिखाता है, दिखाने के बाद कंसेप्ट पढ़ाता है, इससे बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक इसलिए बोला गया क्योंकि जो टीचर बच्चों से एग्जांपल लेता है वो स्पेसिफिक होते हैं, हर बच्चा अलग अलग दे सकता है, पर नियम तो एक ही निकलेगा भाई। नियम क्या निकलेगा? एक ही, अलग अलग नियम इसमें नहीं निकलेंगे, ठीक है। अफसाना, ये 4 रूल आप जरूर याद कर लेना। अब इसके आगे देखते हैं। इंडक्टिव में क्या होता है? इंडक्ट करना, अंदर की तरफ आना, कन्वर्ज करना, ठीक है। यानी कि जो बच्चे में इंडक्टिव थिंकिंग होती है, कई बार इंडक्टिव थिंकिंग भी बोल देते हैं, रीजनिंग भी बोल देते हैं, कई बार इंडक्टिव मेथड भी बोल देते हैं, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग में जो बच्चा होता है वो क्या करता है? बहुत सारी समस्याओं का एक सोल्यूशन दे देगा। समस्या बहुत सारी होगी और एक सोल्यूशन बता देता है, आंसर एक दे देता है, तो दैट इज, वो बच्चा कैसा है? उस बच्चे की थिंकिंग कैसी है? कन्वर्जेंट थिंकिंग है। कई बार आता है इंडक्टिव बच्चे में, इंडक्टिव थिंकिंग में कौन सी थिंकिंग पाई जाती है? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट थिंकिंग किस प्रकार के बच्चे में पाई जाती है? इंटेलिजेंट। जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है, प्रतिभाशाली होता है, वो हर समस्या का एक ही समाधान देता है, ठीक है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करने के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? क्लोज एंडेड। अभी हम इसको पढ़ेंगे, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड होता क्या है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें जिसमें एक क्वेश्चन का एक आंसर होता है। लिख लो ये बात भी, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, ये क्लोज एंडेड हो गए। सीटेट का क्वेश्चन पेपर हो गया, वो भी क्लोज, वो भी क्या हो गया भाई? क्लोज एंडेड, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, ये सब क्या हो गए? क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। इस वाले मेथड को बोला जाता है विद इन बॉक्स थिंकिंग, यानी कि एक ही दिशा में सोचना, अलग अलग तरीके से नहीं, एक ही दिशा में, ठीक है। कई बार पेपर में आया, एक टीचर, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक टीचर क्लास में पहले बच्चों से डिस्कशन करता है, डिस्कशन करने के बाद वो चीजों को जनरलाइज कर रहा है, ठीक है। तो वो कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? इंडक्टिव या डिडक्टिव? जनरलाइजेशन के लिए इंडक्टिव मेथड का यूज, और कंक्लूजन निकालने के लिए भी टीचर कौन से मेथड का यूज करता है? इंडक्टिव मेथड का यूज। तो एक बार जल्दी से बताइएगा, किसी का कोई डाउट है तो भाई। किसको लिखना है हिंदी में? राम गोविंद, हिंदी में तो बेटा सभी को लिखा है, लिख लो। अनेक समस्याओं का एक समाधान, लिख लो। अनेक समस्याओं का एक समाधान देना, वो कौन सा मेथड हो गया? इंडक्टिव। विद इन बॉक्स थिंकिंग को हिंदी में बेटा विद इन बॉक्स थिंकिंग ही लिखेंगे, ठीक है। रितेश कुमार, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, तो भाई जो भी बच्चा इंस्टाग्राम आईडी है जिसके पास, कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। कंक्लूजन हो गया, चीजों को जनरलाइज कर दिया। विद इन बॉक्स यानी कि एक दिशा में सोचना, बॉक्स के अंदर आ रहे हो ना, एक ही दिशा में आ रहे हो, कंक्लूजन एक होता है, जनरलाइजेशन एक होता है। विद इन बॉक्स आ रहे हो, बाहर की अपनी अपनी डायरेक्शन में नहीं सोचना है, ठीक है। सी टेट के नाम से जो भी आएगा लिख लो, सी टेट डी ट्रिपल एस बी सुपर टेट बाय प्रीति, ये मेरी वो है आईडी। विद इन बॉक्स थिंकिंग का मतलब है कि एक दिशा में सोचना है, आंसर एक ही देना, अपने अपने अनुसार आप आंसर नहीं दे सकते। इसको मैं थोड़ा समझाऊंगी। क्लोज एंडेड क्वेश्चन विद इन बॉक्स थिंकिंग होते हैं क्योंकि एक आंसर होता है, अलग अलग आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। चलो एक बार और रिपीट कर देती हूँ, लास्ट बार। हाँ, तो प्रीति टोकस के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सीटेट डी ट्रिपल एस बी, सीटेट लिखोगे बाय प्रीति, PRITI, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक दिशा में सोचना, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन में, क्लोज एंडेड क्वेश्चन में एक ही आंसर होगा, हर बच्चा अलग अलग आंसर नहीं दे सकता, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं इसको। आकांक्षा मिश्रा, ठीक है। देखो बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसके अपोजिट वाला भी समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। क्या होता है इंडक्टिव मेथड? किसने दिया है, उसके ये 4 नियम याद करो, और बस इतना याद करना है। यहाँ से कल मैं पूछूंगी भी, जब नेक्स्ट क्लास होगी ना, ये सारी चीजें पूछूंगी। क्वेश्चन पूछ लिया कि एक अध्यापक क्लास में डिस्कशन करने के बाद जनरलाइज कर रहा है, कौन से मेथड का यूज कर रहा है? इंडक्टिव। एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, तो वो कौन सी थिंकिंग हो गई? या तो आप उसको बोलोगे कन्वर्जेंट थिंकिंग या इंडक्टिव थिंकिंग भी बोल सकते हैं। टीचर कंक्लूजन दे रहा है, यानी कि एक ही कंक्लूजन होता है, तो दैट इज इंडक्टिव थिंकिंग। एक चीज में जिस पर आया जा रहा है वो होगा आंसर इंडक्टिव। अब दूसरा देखते हैं एक बारी, सुनो नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा मेथड बिल्कुल इसके अपोजिट है, क्या नाम है? डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। ये आगमन है तो दूसरी क्या हो जाएगी? निगमन विधि। मेथड की जगह कई बार थिंकिंग भी लिख देते हैं भाई, यहां पर रीजनिंग भी लिख देते हैं, ये 2 चीजें हैं, ठीक है। इंडक्टिव और डिडक्टिव बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। इंडक्टिव मेथड किसने दिया है? फ्रांसीसी बेकन ने। और डिडक्टिव मेथड किसने दिया है? सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार आता है, गिवन बाय अरस्तु।
देखो इंग्लिश में स्पेलिंग ये होती है भाई अरस्तु की, अरिस्टोटल पढ़ लेते हैं कई लोग इसको, स्पेलिंग है ARISTOTLE, अरिस्टोटल इसको पढ़ लेते हैं, पर इसको बोला जाता है अरस्तु, हिंदी में हम इसको लिखेंगे अरस्तु। अरस्तु ने दिया ये वाली विधि। तो कई बुकों में क्या लिखा है, इंडक्टिव मेथड किसने दिया है, अरस्तु ने। डिडक्टिव बुकों में लिखा है, पर इंडक्टिव मेथड फ्रांसिस बेकन ने दिया है, डिडक्टिव मेथड अरस्तु ने दिया है। एक क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है, ये भी याद रखिएगा, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड किसने दिया है, बताएगा कोई। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड भी ऐसे पूछ लिया जाए ना, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड किसने दिया है, तो नाम आएगा अरस्तु का इस केस में भी, ठीक है। तो ये वो विधि है डिडक्टिव, जिसमें क्या होता है, टीचर पहले बच्चों को नियम बता देता है, फिर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। टीचर बच्चों को पहले नियम बता देता है, नियम के आधार पर बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके 4 फॉर्मूले बिल्कुल उसके अपोजिट है, 4 फॉर्मूलाज। क्या क्या है, कोई लिखेगा, सूत्र क्या है, रूल टू एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल यानी कि नियम से उदाहरण। दूसरा मेथड है इसमें, रूल टू एग्जाम्पल हो गया, दूसरा इसमें अननोन टू नोन, बिल्कुल उसके अपोजिट मेथड है, अननोन टू नोन, अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात से ज्ञात की ओर इसमें टीचर बच्चा आगे बढ़ता है, टीचर आगे बढ़ता है। थर्ड इसमें है कौन, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अमूर्त से मूर्त, अमूर्त से मूर्त, ठीक है। चौथा है इसमें, लास्ट है इसमें जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। ये 4 नियम आपको रटने भी पड़ेंगे, याद भी करने पड़ेंगे, समझने भी पड़ेंगे, कौन सा नियम किसका है। मैंने तो भैया आप लोगों को अपना तरीका बता दिया, मैंने कैसे याद किया, कई बार हम ना एकदम पेपर में आता है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल था, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। तो मैंने कैसे याद किया वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने बस ये एक रूल याद कर लिया, रूल टू एग्जाम्पल। रूल बच्चों को नहीं पता होते हैं, रूल एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, रूल जनरल जनरल होते हैं, सबके लिए एक जैसे होते हैं। इस तरीके से मैंने याद किया है, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। इस मेथड में अध्यापक क्या करता है, बच्चों के सामने पहले नियम लिख देता है, नियम समझाता है, फिर नियम समझकर बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, एग्जाम्पल दे देता है। जैसे मैंने लिख दिया, एक लिख दिया मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर 4 इंटू ए, एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर ये होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है, ये इसका नियम होता है। अब मैंने नियम बता दिया, बच्चों से कह दिया 2-4 क्वेश्चन एग्जांपल ये करके दिखाओ, तो नियम से उदाहरण की तरफ बच्चा गया। अब होता है अननोन टू नोन, नियम बच्चों को नहीं पता, नियम को समझने के लिए बच्चा आगे बढ़ता है। अमूर्त, रूल अमूर्त होते हैं, बच्चे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए चीजें टीचर दिखाता है कि भाई ये चीज है, देखो ये ऐसी होती है, उसको दिखा देता है। जैसे मैंने बोला आप लोगों के सामने कि भाई नॉन लिविंग थिंग के एग्जांपल दो, नॉन लिविंग थिंग के क्या दो एग्जांपल। नॉन लिविंग का मतलब होता है जो चीज चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, ग्रो नहीं कर सकती, ठीक है। तो ऐसी वो क्या हो गई, नॉन लिविंग। अब आप मुझे उदाहरण दो, एक बच्चा बोलेगा मैम पेन, एक टेबल, एक चेयर, तो नियम बताकर बच्चों से उदाहरण लिए, तो ये कौन सी विधि हो गई, ये वाली। बच्चों को नहीं पता था और जो पता था वो पूछा। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट यानी कि बच्चों को नियम एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसको समझाने के लिए हम चीजों कंक्रीट चीजों का यूज करते हैं। जैसे स्केयर पढ़ाना में स्केयर दिखा दिया, बॉक्स लाके क्यूब दिखा दी, ओके। जनरल का मतलब है रूल बच्चों के लिए जनरल होते हैं, एग्जांपल बच्चों के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ये चारों आप लोगों को याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। वेरी गुड रूपी, सोनाक्षी, विजेंद्र, क्लियर है सभी को। अब देखो होता क्या है, बिल्कुल उसके अपोजिट ये वाला जो मेथड है ऐसा है, बिल्कुल उसके अपोजिट। वो अंदर की साइड था, ये बाहर। क्या है ये, अने एक समस्या का एक समस्या अनेक, एक समस्या के अनेक समाधान, मैनी सॉल्यूशन ऑफ अ सिंगल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एक होगी, सॉल्यूशन अलग अलग मिलेगा, यानी कि आंसर अलग अलग होते हैं। प्रॉब्लम एक होगी, सॉल्यूशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो बच्चा इस प्रकार की थिंकिंग करता है वो क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये कई बार पेपर में आया हुआ है, सीटेट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट हर बार आता है। देखो एक तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट फेवरेट क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन फेवरेट है। इंडक्टिव और डिडक्टिव के 4 मेथड जरूर आते हैं पेपर में, ये 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे पहली क्लास से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन है ये भाई। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्ज करना, बाहर की तरफ जाना। कई बार पेपर में आया डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है बच्चों के अंदर, वो किस प्रकार के बच्चों में पाई जाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, बताओ। अपसारी चिंतन किस प्रकार के बच्चों में पाया जाता है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा। अपसारी चिंतन किस प्रकार के बच्चों में पाया जाता है,
अब सारी चिंतन सृजनात्मक बालकों का चिंतन है, कई बार पेपर में आया है। सृजनात्मक बालक या क्रिएटिव चाइल्ड भी हम इसको बोल सकते हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन। जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, एक चीज के बहुत सारे सॉल्यूशन बता देते हैं, तो वो कौन सा थिंकिंग होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब कई बार क्वेश्चन आता है, जीनियस बच्चा, जो बच्चा जीनियस होता है उसमें किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है? बताओ बताओ। गिफ्टेड, तो जीनियस बच्चे में, गिफ्टेड स्टूडेंट में किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? चलो आप लोग बताओ। इंटेलिजेंट बच्चे में तो कन्वर्जेंट पाया जाता है, क्रिएटिव बच्चे में डाइवर्जेंट। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सीटेट वालों का ध्यान रखिएगा, ये हर बार पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी बात, जीनियस जो बच्चा होता है, जीनियस लिख लो चाहे गिफ्टेड लिख लो, गिफ्टेड बच्चे में भी कौन सा चिंतन पाया जाता है? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। अभी बताती हूँ कैसे। इसको बोला जाएगा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ, कई बार पूछा गया आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग किस प्रकार का चिंतन है? क्रिएटिव बच्चों का, अपने अपने तरीके से आंसर देना, कोई पर्टिकुलर एक आंसर नहीं देना। हाँ ठीक है। अब बच्चे पूछेंगे मैडम गिफ्टेड स्टूडेंट में और इंटेलिजेंट में क्या फर्क है? ये भी तो क्वेश्चन एक है ना, सबका डाउट होगा कि एक गिफ्टेड और इंटेलिजेंट में क्या फर्क होता है, बताइएगा किसी को पता हो तो भाई। मैं बता देती हूँ। देखो, जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है वो एक क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है। इंटेलिजेंट जो बच्चा होता है वो एक क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है। जैसे लता मंगेशकर थी, वो सिंगिंग में बहुत अच्छी थी तो वो इंटेलिजेंट थी। सचिन तेंदुलकर है, वो क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं तो वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो जो एक क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है वो होता है इंटेलिजेंट। अब जो बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा होता है वो होता है क्रिएटिव, वो होता है गिफ्टेड। वो क्या होता है? गिफ्टेड। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो गिफ्टेड स्टूडेंट थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छे थे। एक क्षेत्र में बहुत अच्छे नहीं तो बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छे थे, ठीक है। जो बच्चा गिफ्टेड होता है वो क्रिएटिव भी होता है भाई, जो बच्चा गिफ्टेड होता है वो क्रिएटिव होता है, ओके, ये बात याद रखिएगा। और डाइवर्जेंट बच्चों में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग पाई जाती है। और इस वाली विधि का प्रयोग देखो, एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं। डिडक्टिव मेथड का प्रयोग अपर प्राइमरी क्लास के लिए किया जाता है। अपर प्राइमरी क्लास के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? डिडक्टिव का। उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक कक्षा, उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? बताओ। डिडक्टिव। उच्च प्राथमिक कक्षाएं कौन सी होती है? छठी से आठवीं, 6 to 8 क्लास के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कई बार पूछ लिया जाता है प्राइमरी क्लासेस के लिए कौन से मेथड का प्रयोग किया जाता है? प्राइमरी क्लासेस के लिए कौन से मेथड का प्रयोग किया जाता है वो मैं बता देती हूँ। प्राइमरी क्लासेस के लिए इंडक्टिव मेथड, ये जो मेथड है कौन सी कक्षा के लिए यूज होता है? प्राइमरी क्लास, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, प्राथमिक कक्षा के लिए कौन सी विधि का यूज होता है? प्राथमिक कक्षा होती है 1st to 5th क्लास, उनके लिए इंडक्टिव मेथड यूज होता है। अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए डिडक्टिव मेथड का यूज होता है, ठीक है। कई बार पूछा गया है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग भाई किसने दिया है? डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग का कंसेप्ट किसने दिया है? कई बार पेपर में आता है तो इसका आंसर लिख लीजिएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग का कंसेप्ट किसने दिया है? बताओ। जेपी गिलफोर्ड ने, जेपी गिलफोर्ड ने। कन्वर्जेंट का भी इन्होंने दिया है और डाइवर्जेंट थिंकिंग का कंसेप्ट भी जेपी गिलफोर्ड ने ही दिया है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करने के लिए कौन से मेथड का, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बताओ। देखो, डाइवर्जेंट के लिए क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मुक्त अंत वाले प्रश्न, जिसमें एक क्वेश्चन का एक आंसर नहीं होता, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। हर बच्चा अपने अनुसार उत्तर दे सकता है, वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है तो एक बार जल्दी बता दो बेटा, दोनों देख के रिवाइज कर लो, 1 मिनट है, जल्दी बताओ। कोई डाउट है तो, कोई डाउट है या नहीं है बताओ कमेंट करके। प्रशांति, मेघा, रूपी शेख, रूबी शेख, स्नेहा, हाँ नबीला बिल्कुल मिलेगी, आज ही मिल जाएगी पिंग आप लोगों को। एग्जांपल दूंगी अभी, अभी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड थोड़ा डीपली समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। गोविंद यादव, ओके। देखो सीधी सी बात, इन दोनों मेथड के 4 नियम याद करने हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग याद करनी है, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड याद करना है, ठीक है। डाइवर्जेंट का एग्जांपल पूछ लेती हूँ। आपके शहर में 2 दिन पानी ना आए तो किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा? बताओ, डाइवर्जेंट क्वेश्चन है ये। आपके शहर में, दिल्ली में अगर 2 दिन लाइट ना आए तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? कोई बच्चा, हर बच्चा अलग अलग आंसर दे सकता है, कोई पर्टिकुलर एक आंसर नहीं है, तो ये हो गया डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। चलो एक बार ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं दोनों को। इंडक्टिव मेथड फ्रांसिस बेकन ने दिया है, ये प्राइमरी क्लासेस के लिए यूज होता है, इसके ये 4 नियम है। दूसरा, इंडक्टिव मेथड में एक सोल्यूशन होता है बहुत सारी समस्याओं का, ठीक है। और विद इन बॉक्स थिंकिंग इसको बोला जाता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंट बच्चों में पाई जाती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग के डेवलप करने के लिए
क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरलाइजेशन और कंक्लूजन के लिए इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग भी जेपी गिलफोर्ड ने दिया भाई, कई बार पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिडक्टिव थिंकिंग अरस्तु ने दिया है। ये 4 नियम है। डिडक्टिव मेथड का प्रयोग अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए यूज किया जाता है, और इसमें एक समस्या के अनेक समाधान होते हैं, एक समस्या के अनेक समाधान होते हैं, ठीक है। हर बच्चा अलग अलग उत्तर दे सकता है। अभी बताती हूँ ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड को प्रशांति। अब हम यही चलते हैं क्लोज एंडेड। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिव बच्चों में पाई जाती है, जीनियस होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। जेपी गिलफोर्ड ने कंसेप्ट दिया था, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्रिएटिव बच्चों में पाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्या होता है। एक तो होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, बंद अंत वाले प्रश्न, ठीक है। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड, मुक्त अंत वाले प्रश्न। सबको डाउट होगा इसमें? क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड होता है जिसमें एक क्वेश्चन का एक आंसर होता है, वन आंसर। इसमें वन आंसर होगा, इसमें मैनी आंसर्स, मैनी आंसर्स, ठीक है। एक और बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, अभी मैथ का ही क्वेश्चन पूछूंगी। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यूज नहीं कर सकते, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर सकते, ठीक है। ओपन एंडेड में आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यूज कर सकते हैं, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछती हूं, आप बताना ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड। क्वेश्चन ये है, 4 अंकों की एक ऐसी संख्या बनाओ जिसमें 2 बार 4 आए, 2 बार 3 आए। बताओ ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को भी सुषमा हिंदी में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लिखा जाएगा। 4 अंकों की एक ऐसी संख्या बनाओ जिसमें 2 बार तो 4 आए और 2 बार 3 आए। एक ऐसी संख्या बताओ, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड। 4 अंकों की एक ऐसी संख्या बताओ जिसमें 2 बार 4 आए, 2 बार 3 आए। चलो बताओ, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हुआ है क्लोज एंडेड, बताओ भाई। ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। कई बच्चे दे रहे हैं क्लोज एंडेड, अच्छा। रूबी ने दिया है ओपन एंडेड, स्नेहा, श्रेया, मनीषा ने गलत दिया है, नितिश भाई। देखो अब आप लोगों से मैं पूछ लूं, 4 अंकों की एक ऐसी संख्या बनाओ जिसमें 2 बार तो 4 आए, 4 4 3 3, 4 3 4 3, 3 4 3 4, 3 3 4 4, ठीक है। 3 4 4 3, 4 3 3 4, कितने सारे आंसर हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, मिनिमम 6 का दौर बन जाएगा। तो ये आंसर क्या हो गया, क्लोज एंडेड, जिसके बहुत सारे आंसर है। हर बच्चा अपना यूनिक आंसर दे सकता है, इसमें यूनिक आंसर दिया जाता है, हर बच्चा अलग आंसर दे सकता है, अपने अनुसार आंसर दे सकता है। ये क्लोज एंडेड हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देती हूँ। 4 अंकों की एक ऐसी संख्या बनाओ जिसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी संख्या बनाओ जिसमें 2 बार 4 आए, 2 बार 3। सबसे बड़ी संख्या पूछ लो चाहे सबसे छोटी संख्या, तो क्या आंसर आएगा बताओ, क्लोज एंडेड या ओपन एंडेड। 4 अंकों की जिसमें 2 बार 4 आए, 2 बार 3 आए, सबसे बड़ी संख्या बताओ, किस प्रकार का क्वेश्चन है। सुषमा, राजश्री, बताओ। सोनिया शर्मा, 4 अंकों की एक ऐसी संख्या बनाओ जिसमें 2 बार 4 आए, 2 बार 3, और वो सबसे बड़ी होना चाहिए। तो ये आंसर हो गया क्लोज एंडेड, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगी, 4 4 3 3, और सबसे छोटी हो जाएगी 3 3 4 4। आंसर एक ही होगा, आंसर नहीं बदल सकता। तो ये क्या हो गया, जिसमें एक ही आंसर हुआ वो क्लोज एंडेड, जिसमें अलग अलग आंसर हो सकते हैं वो ओपन एंडेड हो गया, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड से कौन सी थिंकिंग डेवलप होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट क्रिएटिव बच्चों के लिए होते हैं क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, कन्वर्जेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, स्वतंत्रता संग्राम को अपने शब्दों में लिखो। स्वतंत्रता संग्राम को अपने शब्दों में लिखो, ये ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड, जल्दी बताइएगा। स्वतंत्रता संग्राम को अपने शब्दों में लिखो, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है या क्लोज एंडेड। अफसाना,
सृजनात्मकता क्या होती है भाई? सृजनात्मकता एक प्रक्रिया और परिणाम दोनों है, प्रक्रिया और परिणाम दोनों है जो औरों से अलग हो और समाज के लिए उपयोगी हो। इसकी डेफिनेशन, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता प्रक्रिया और परिणाम, परिणाम दोनों है जो औरों से अलग हो, औरों से अलग एवं समाज के लिए उपयोगी हो। मतलब आप कुछ अलग करो और समाज के लिए वो उपयोगी भी होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज अ प्रोसेस एंड रिजल्ट, क्रिएटिविटी इज अ प्रोसेस एंड रिजल्ट, लिख देती हूं, इसकी डेफिनेशन है, क्रिएटिविटी इज अ प्रोसेस एंड रिजल्ट which is new and different from others, which is new and different from others and in favor of society, and in favor of सोसाइटी, समाज के लिए उपयोगी भी हो। आप कुछ अलग करो, दूसरों से नया करो, अलग करो, पर वो समाज के लिए उपयोगी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं बम बना दिया, बोम बना दिया, वो समाज के लिए विनाशकारी है, तो वो क्रिएटिविटी नहीं कहलाएगी। समाज के लिए यूजफुल भी होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगी? क्रिएटिविटी। ठीक है। जेपी गिलफोर्ड ने 8 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक बताई है। जेपी गिलफोर्ड ने 8 टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी, 8 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। जेपी गिलफोर्ड ने 8 प्रकार की विशेषता बताई है एक क्रिएटिव बच्चे की। 8 प्रकार की, वो कौन कौन से वो लिख लेते हैं। पहला है फ्लुएंसी, फ्लुएंसी, ये क्वेश्चन जरूर आता है भाई। प्रवाह, मौलिकता, प्रवाह का मतलब होता है फ्लुएंसी, मौलिकता का मतलब होता है ओरिजिनलिटी। ठीक है, प्रवाह हो गया, मौलिकता हो गया, विश्लेषण, संश्लेषण और पुनर्परिभाषा। विश्लेषण, संश्लेषण, पुनर्परिभाषा, रीडेफिनेशन, एनालाइज, सिंथेसिस, रीडेफिनेशन। छठी लिखो, 3 और रह गई हैं। छठी है भाई इसमें इलेबोरेशन, विस्तार, इलेबोरेशन। 7वां लिखो फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। 8वां लिखो समस्या के प्रति संवेदनशीलता, समस्या के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी टू प्रॉब्लम। ठीक है, क्रिएटिव बच्चे में ये 8 गुण होते हैं। प्रवाह का मतलब क्या होता है? एक फ्लो में काम करना। अगर आप क्रिएटिव हो ना किसी काम में, तो आप उसको एक फ्लो में काम करोगे, काम करने से पता चल जाएगा आप उसमें क्रिएटिव हो। ठीक है, फिर आता है मौलिकता। मौलिकता का मतलब होता है ओरिजिनलिटी, अपना कुछ करना जो आज तक किसी ने नहीं किया, कुछ हटके करना, अपना कुछ करना, नया करना, होता है मौलिकता। विश्लेषण होता है तोड़ना, चीजों को तोड़ तोड़ कर समझना। संश्लेषण होता है जोड़ना। ठीक है, और डेफिनेशन यानी कि जो काम आपने किया है उसको डिफाइन करना, को परिभाषा देना, ये क्रिएटिविटी में आता है। विस्तारण, इलेबोरेशन, अगर कोई काम आप करोगे तो उसको अच्छे से फैला फैला कर दूसरों को समझाना। ठीक है, लचीलापन, लचीलापन का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब इसमें होता है कि भाई आप लोग विविधता, एक और मतलब होता है विविधता, लचीलेपन। अगर कोई आप नया चीज करोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड करोगे। जैसे कि आप कोई फोन लोगे, फोन में सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं होगा, कोई नया फंक्शन आप जोड़ोगे तो वो हो जाएगा ओरिजिनलिटी। उसमें भी बहुत सारी चीजें जोड़ोगे। ठीक है, फोन लोगे उसमें बहुत सारे फीचर्स जोड़ना, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। ठीक है, अब होता है समस्या के प्रति संवेदनशीलता। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप उसके भाव से जुड़कर उसका समस्या का समाधान करते हो, भाव जुड़ जाते हैं उससे हमारे। ठीक है, तो ये आपको बेटा याद भी करने पड़ेंगे, कई चीजें याद करनी भी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है समझने से काम चल जाएगा। ठीक है, अब लिखो सृजनात्मकता को विकसित करने के उपाय। ये क्वेश्चन कई बार आता है, सृजनात्मकता को विकसित करने के उपाय, टूल्स ऑफ क्रिएटिविटी। ये क्वेश्चन यहां से एक बार जरूर आता है। देखो क्या होते हैं टूल्स। सृजनात्मकता को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो तरीके क्या क्या जिससे हम क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ा तरीका जो कई बार पेपरों में आया है, नाम लिखते ही आप समझ जाओगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग।
ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्दीलन। बताओ क्या होता है मस्तिष्क उद्दीलन? ब्रेन स्टॉर्मिंग का कंसेप्ट दिया WS ओसबोर्न ने 1963 में। मेथड बताया है टू डेवलप क्रिएटिविटी, ब्रेन स्टॉर्मिंग टू डेवलप क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता को विकसित करने का उपाय बताया है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग अब होता क्या है वो मैं बताती हूँ, एक बार समझ लो। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, टीचर बच्चों के बस आइडियाज को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत। गलत आंसर होने पर, चाहे खराब आंसर, गलत बेकार आंसर होने पर भी टीचर बच्चों को नहीं डांटेगा, क्योंकि अगर टीचर ने बच्चे को डांटा तो बच्चे सही आंसर छुपा लेंगे, फिर बनावटी आंसर देंगे। ठीक है, बनावटी आंसर देंगे तो उससे हमें बच्चे की क्रिएटिविटी का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसे चाहे बच्चा गलत दे रहा हो, सही दे रहा हो, बिल्कुल बेतुका दे रहा हो, गंदा आंसर दे रहा हो, तो भी टीचर बच्चों को डांटेगा नहीं, बस एक्सेप्ट करेगा। उससे टीचर को बच्चे का थिंकिंग पैटर्न पता चल जाता है, बच्चा किस डायरेक्शन में कैसे सोचता है, कितना क्रिएटिव है, ये तरीका है बस। जैसे मैं पूछूं ये मार्कर है, मार्कर के यूज बताओ भाई बच्चों, मार्कर के यूज बताओ। ठीक है, तो ये मैंने पूछा भाई मार्कर के यूज बताओ, एक बच्चा बोलता है मैम लिखने के, एक ड्राइंग करने के, एक मैडम एक बोलेगा मैम खेलने के, एक मैडम सर फोड़ने के, एक बोलेगा आंख फोड़ने के, मैडम एक ऐसे चुभाने के। मतलब हर बच्चा अलग अलग आंसर देगा, टीचर को बस एक्सेप्ट करना है, अच्छा ओके ओके, इस तरीके से बच्चों के आंसर को एक्सेप्ट करना है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, चाहे बेकार हो चाहे बेतुका हो। वो टीचर बच्चों को डांट नहीं मारेगा, क्योंकि अगर टीचर ने बच्चों को डांट मारी तो बच्चे सही आंसर को छुपा लेंगे और फिर टीचर सही आंसर नहीं ढूंढ पाएगा। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कई बार पेपर में आया, कौन सा मेथड है टू डेवलप क्रिएटिविटी। दूसरा है गेम्स, डिबेट, डिस्कशन, लिख लो, गेम्स, डिबेट, डिस्कशन एंड क्विज। गेम्स होता है खेल, डिबेट होता है वाद विवाद, डिस्कशन क्या होता है भाई, डिस्कशन होता है विवेचना, क्विज को हिंदी में क्विज ही बोलेंगे। ठीक है, गेम्स से भी बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होती है, बच्चों से को गेम खिलाते हैं करवाते हैं तो बच्चा क्रिएटिव बनता है। टीचर बच्चों के राइट आंसर नहीं बताएगा अफसर ना, राइट और रॉन्ग से मतलब नहीं होता ब्रेन स्टॉर्मिंग में, सही गलत से मतलब नहीं होता, बस टीचर बच्चों के आंसर जानने की कोशिश करता है कि बच्चा कितना क्रिएटिव है आंसर देने में। ठीक है, डिबेट होता है कि टीचर ने टॉपिक दिया, हर बच्चा उस पर अपने व्यूज दे रहा है, तो इससे भी बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होगी। जैसे मैं बच्चों से पूछूं भाई क्या मोबाइल के यूज बताओ, मोबाइल आज के टाइम में यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस पर डिबेट होगी, हर बच्चा अपने व्यूज देगा, इससे बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होगी। डिस्कशन करेंगे तो भी बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होगी। क्विज, बच्चों से क्विज कंपटीशन करेंगे तो बच्चा सोच समझ के आंसर देगा, तो ये भी बच्चों में क्या करेगा, क्रिएटिविटी को डेवलप। ठीक है, अब एक और छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, ये क्वेश्चन कई बार आता है। समाजीकरण की संस्थाएं, दो संस्थाएं होती हैं समाजीकरण की, दो संस्थाएं होती है, एक तो प्राइमरी, प्राइमरी एजेंसी, एक होता है सेकेंडरी, यानी कि गौण, गौण या द्वितीय, गौण या द्वितीय। प्राइमरी को मेन एजेंसी भी बोला जाता है, मेन संस्था। ठीक है, ठीक है, मेन। देखो बच्चे का सामाजिकरण घर से शुरू होता है, सबसे पहला प्रभाव परिवार का पड़ता है, तो मेन एजेंसी सिर्फ परिवार है, परिवार आएगा, परिवार, फैमिली, फैमिली है, उसके अलावा जो भी बचा सब सेकेंडरी है। परिवार में भी सबसे पहले माँ आती है, माँ, माँ बच्चे की सबसे पहली सामाजिक शिक्षिका होती है। मदर इज द फर्स्ट सोशल टीचर ऑफ अ चाइल्ड, माँ का स्वभाव जैसा वैसा बच्चे का बनता है। ठीक है, तो परिवार, परिवार से बच्चे का सामाजिकरण शुरू होता है, परिवार में भी सबसे ज्यादा प्रभाव माँ का पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ भी बचा सब सेकेंडरी है, स्कूल, पड़ोस, मित्र, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, फेस्टिवल्स एटसेट्रा। इसके अलावा जो कुछ भी बचा वो सेकंड सोर्स, सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन होता है भाई। ठीक है, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, कोई डाउट है तो जल्दी मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा प्राइमरी में सिर्फ फैमिली आएगा, उसके अलावा जो भी बचा वो सेकेंडरी। जल्दी मुझे कमेंट करिए, कोई डाउट है तो 1 मिनट में। चलो नो डाउट, यानी कि आज कोई डाउट नहीं है बच्चों का, वेरी नाइस।